नमस्कार आप सभी के लिए और ये 9 मई 2020 का एडिटोरियल है विच इज़ रिटन बाय शिव शंकर मेनन। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेपिंग इंडियाज़ रिस्पॉन्स इन अ ग्लोबल हिंज मूवमेंट। जब ग्लोबली इस हिसाब के चैलेंज चल रहे हैं उस समय में इंडिया का रिस्पॉन्स किस हिसाब से शेप ले रहा है या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिनेरियो इन्होंने अपने पूरे के पूरे एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया है। इन इंडियाज फंड इटसेल्फ in an increasingly dangerous world, one that is fragmenting and slowing down economically. इंडिया फंड कर रहा है या खुद के लिए इन्वॉल्व कर रहा है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे क्या है, एक तो वो अलग थलग हो रहा है और दूसरा इकोनॉमिकली भी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसा विश्व जहाँ पे इंडिया खुद को क्या कर रहा है, झोंक रहा है। वी आर टुडे इन अ न्यू जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कॉज्ड primarily by the rise of China, India and other power, Indonesia, South Korea, Iran, Vietnam, in a crowded Asia Pacific, which is the new economic and political center of gravity of the world. अब जब हम एक नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में आए, मतलब रह रहे हैं, जहाँ पे चाइना का क्या ये क्यों पैदा हुई, क्योंकि चाइना का एकदम से राइज हुआ, उदय हुआ। और साथ ही साथ जो साउथ एशियन कंट्रीज थी उनका भी साथ ही साथ क्या हुआ, उदय हुआ। तो वर्ल्ड उनकी तरफ क्या हो रहा है, आकृष्ट हो रहा है। इकोनॉमिकली पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड, रैपिड शिफ्ट in the balance of power in the region have led to arms race and rising uncertainty, also fueled with unpredictability, disengagement, and the transactional America first attitude of United States President Donald Trump। तो अब जब ये पूरा का उदय होगा इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो उनमें किन किन चीज़ों की अनसर्टेनिटी भी होगी। मतलब ये जो पावर शिफ्ट हुआ है उससे बहुत सी चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी कि जो आर्म्ड रेस है वो बढ़ जाएगी कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियार चाहिए। अनसर्टेनिटी तो बढ़ेगी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, सब अलग अलग, सब अपने मन के राजा, तो डिसंगेजमेंट भी बढ़ेगा। और अमेरिका की जो ट्रांजैक्शनल लेन देन संबंधी जो नीति है कि भाई अमेरिका को ही प्राथमिकता दी जाए, ये भी प्रभाव डालेगी। चाइना यूएस स्ट्रेटजी कंटेंशन इज ग्रोइंग uninhabited so far by their economic dependence। अब जो चाइना और उनके इन दोनों के बिल्कुल बेहिचक रूप से विवाद चल रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं और मतलब सीधी सी बात है उनके बीच ज़्यादा व्यापार हो रहा है, तो विवाद एक दूसरे पे चल रहे हैं कि भाई मैं पहले बेचूंगा या मैं पहले खरीदूंगा टाइप की चीज़। एज ए चाइना सीक प्राइमरीली इन द वर्ल्ड सो फार डोमिनेटेड बाय यूएस, the world face destabilizing power transition which may or may not be completed. It is a hinge movement in international system। अब चाइना सोच रहा है कि हमें भाई सुप्रीमेसी मिले, हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए अमेरिका के बजाय। अब ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, ये पावर सेंटर हो पाता है कि नहीं, लेकिन इस पावर सेंटर की होड़ में ये जो पावर सेंटर स्थापित होगा या नहीं, इसके बिटवीन वर्ल्ड के पास एक हिंज मूवमेंट है पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। अब स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, व्हाट शुड इंडिया रिस्पॉन्स विद न्यू सिचुएशन। अब इंडिया को किस हिसाब से रिस्पॉन्स करना चाहिए इस प्रकार की नई सिचुएशन में। फियर लीड्स सम टू सजेस्ट अलायंस, फियर जो मतलब इस प्रकार के डर के जो डर है वो क्या अलायंस को बनाता है कि भाई कुछ अलायंस कर लो और उससे पार्टनरशिप हो जाएगी। सम इंडियन आर सो वरीड बाय दे सी एज एन अनस्टॉपेबल चाइना दैट दे एडवोकेट द इंडियाज एंटर into alliance with US। India is much greater and more resilient than these people think। अब जो पूरे के पूरे लोग हैं चाइना के हिसाब से बढ़ते पावर को देखते हुए कह रहे हैं कि इंडिया को यूएस के साथ क्या करना चाहिए, अलायंस कर लेनी चाहिए। पर इंडिया इज मच ग्रेटर एंड मोर रेजिलियंट देन पीपल थिंक।
इंडिया बहुत लचीला और है जितना कि पीपल या जो लोग सोचते हैं. देयर इज अ कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू द फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज of successive government of India until this one, irrespective of their various political persuasions. इन्होंने ये कहा है कि जो मतलब एक बहुत ही पतली दीवार है या पतला धागा है फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी के बिटवीन इंडिया की. जब तक कि कोई पॉलिटिकली प्रोत्साहन या पॉलिटिकली इंटरप्रिटेशन मतलब हस्तक्षेप ना हो. इट हैज़ बीन परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर इंडिया. तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्वायत्तता का रणनीतिक स्वायत्तता के लिए पूरा बन रहा है या खोज हो रही है. इफ देयर इज एनी सिचुएशन इन विच इंडिया शुड रिटेन द इनिशिएटिव and not get entangled in other quarrels, keeping India's powder dry and free to pursue its own national interest. It is this disorganized and uncertain world. और अभी कोई मतलब इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए इंडिया के लिए और अपने पाउडर को ड्राई मतलब खुद को अलग थलग करके रखना चाहिए जितने भी झगड़े हो रहे हैं उन सब से और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते रहना चाहिए बगैर जो अजीब सा जो अभी सिचुएशन चल रही है उन सब के बिटवीन. दिस इज द वर्ल्ड दैट कॉल फॉर क्रिएटिव डिप्लोमेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्टिंग टू द फास्ट चेंजिंग बैलेंसिंग पावर एंड कोरिलेशन ऑफ फोर्स अराउंड अस. एन अलायंस सीम्स टू बी एग्जैक्टली द रॉन्ग आंसर. अब इस ऐसे समय में एक बहुत क्रिएटिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है जो पूरी की पूरी पावर सेंटर्स को क्या एक दूसरे से क्या कर सके जोड़ सके जिसमें अलायंस उतने कारगर साबित नहीं होने वाले हैं या वो फेल होने वाले हैं. अब जैसे कि डोकलाम क्राइसिस ऑफ 2017 एंड ओनली द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल. अब 2017 में 2017 में जब डोकलाम हुआ था या डोकलाम की जो क्राइसिस आई थी उस समय किसने इंडिया का साथ दे दिया था जबकि पार्टनरशिप तो हर किसी के साथ था. तो ये मतलब ऐसा नहीं है. द डोकलाम क्राइसिस recent example that shows that no one else is ready to deal with India's greatest strategic challenge, China. It saw tepid reaction from the rest of the world. The expect anything else is unreasonable. तो जब ये इतना नहीं कर पाए तो वर्ल्ड से आप और ज़्यादा की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हो कि वो भविष्य में आपका साथ देगा अगर आपने अलायंस बना भी लिए उनके साथ तो भी. China's rise is foremost challenge which could derail India's quest. और चाइना का जो उदय है वो इंडिया के जो इंटरेस्ट है उनको हो सकता है डीरेल कर सकता है. बट इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए. द बिग क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज हाउ टू हैंडल चाइना. One possibly is engage China bilaterally to see whether the two countries can evolve a new modus vivendi to replace the one that was formalized in 1988 राजीव गांधी विजिट. अब इस चाइना को हैंडल करने के लिए एक दूसरे से टॉक करें बायलेटरली और एक कुछ अभी तक के लिए युद्ध विराम टाइप की चीज़ या कुछ समझौता कर लें जो 1988 में राजीव गांधी की यात्रा के दौरान हुआ था. दैट framework is no longer working and sign of stress in the relationship are everywhere. जिसने उतने अच्छी तरीके से काम नहीं किया और हर जगह उस चीज़ के स्ट्रेस को क्या करना पड़ा झेलना पड़ा या दिखाई दिया. The more India rise, the more it must expect China's opposition and it will have to also work with other powers to ensure that its interest and protected in the नेबरहुड द रीजन एंड द वर्ल्ड. और जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे वैसे चाइना का क्या होगा अपोजिशन भी बढ़ेगा और ये सब और दूसरे पावर्स के साथ या जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी होने वाला है. द बैलेंस विल कीप शिफ्टिंग बिटवीन कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन विद चाइना बोथ ऑफ विच कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप. बैलेंस ही क्या रख सकता है कोऑपरेशन और कंपटीशन चाइना के साथ रख सकता है और जो रिलेशंस है उनको क्या कर सकता है परिभाषित कर सकता है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नीड टू रैपिडली एक्यूमुलेट यूजेबल एंड इफेक्टिव पावर इवन while the macro balance will take time to right itself.
A calculus of interest suggested that India-China relationship are more complex than simple narrative suggest, and indeed that there is a room here for both sides to seek a new modulus vivendi. अब ऐसी कंडीशंस में जो चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप है वो जितने दिखाई देते हैं उससे भी ज़्यादा डीप है, और ऐसे समय में एक नई मॉडस विवेंडी मतलब एक नए युद्ध विराम या नए प्रकार का समझौता किया जाना चाहिए. दिस वुड रिक्वायर अ हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन द टू साइड अबाउट देयर कोर इंटरेस्ट, रेड लाइन डिफरेंस एंड एरिया ऑफ कन्वर्जेंस, और जिसमें बहुत हाई लेवल की डिप्लोमेटिक टॉक होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ इंक्लूड हो, रेड लाइन्स डिफरेंसेस, जितने भी एरिया के डिस्प्यूट हों वो सब उसमें क्या हो, सम्मिलित हों. द यूएस इज एसेंशियल पार्टनर फॉर इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन बट इट इज़ अ विदड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड लेस सर्टेन एज टू हाउ इट विल चूज टू डील विथ चाइना. अब यूएस के साथ तो ठीक है रिलेशनशिप बना लो, लेकिन वो क्या है, आप दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन उतने अच्छे नहीं कर सकते यूएस के साथ अगर हैं, और फिर आपको फिर चूज़ करना पड़ेगा कि फिर आप चाइना के साथ कैसे डील करोगे. Certainly, it will no longer be the upholder of international order, economic or political, and seems to have tired of that role. और हो सकता है इस रोल में बहुत थकान भी हो जाए क्योंकि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को क्या स्वीकार नहीं होगा. इंडिया मस्ट वर्क विद अदर पावर टू एंश्योर दैट इट्स रीजन स्टे मल्टीपोलर एंड चाइना बिहेव रिस्पॉन्सिबली. और इंडिया को सिर्फ यूएस ही नहीं कई और पावर के साथ भी क्या पैरेलल ही काम करना चाहिए जिससे चाइना रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे. अब डबल अपॉर्चुनिटी अवेट्स, दो टाइप की अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है इंडिया का. वी आर लिविंग इन अ टाइम व्हेन देयर इज अ डीप सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन. इन इंडियाज केस दैट कंफ्यूजन एक्सटेंड टू बीइंग not just about the ultimate goal of India foreign policy should pursued but also over the best mean to achieve them. यहाँ स्ट्रेटेजिक कन्फ्यूजन, रणनीतिक कन्फ्यूजन बने हुए हैं, और ये कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी रहे, उससे हमें कुछ अच्छा मिले भी, इस चीज़ पे भी क्या फोकस होना चाहिए. इंडियन सीम्स टू मिस्टेक कंट्रोलिंग द नरेटिव विथ creating outcome which is the real task of foreign policies. तो इंडियंस को गलती करता है कि नरेट करता है और पूरे के पूरे विचार को कंट्रोल करता है और उसके आउटकम को क्रिएट करता है, जो कि एक रियल टास्क है फॉरेन पॉलिसी में कि आपको किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है और उसके किस किस क्या क्या फायदे होने वाले हैं इंडिया के रेफरेंस में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड अ गोल इंडिया टू बी द विश्व गुरु. अभी ये इस बात पे बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु का नारा तो दे दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर में, और वर्ल्ड टीचर विच इज़ स्टिल ए लॉन्ग वे अवे व्हेन इट इज़ एन इम्पोर्टर एंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. और ये बहुत दूर की कौड़ी है या दूर की बात है जब हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं. Nor it is clear that this status will actually contribute to transforming the life of India's citizens through it might satisfy the ego. अब ऐसा भी नहीं है कि भाई ये नारा इंडियन की जो लाइफ स्टाइल है उनको अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसा भी नहीं है, इससे सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई किया जा सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक. इट हैज़ मूवमेंट ऑफ डबल अपॉर्चुनिटी. इट चेंज द वे. और ऐसा नहीं है, इंडिया को आशावादी रहना चाहिए, बट ये मूवमेंट डबल अपॉर्चुनिटी के लिए चेंज हो रहा है. टेक्टिकली चाइना यूएस कंटेंशन विच इज स्ट्रक्चरल एंड देयरफॉर लाइकली टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम विथ अ पैराडाइम शिफ्ट अवे फ्रॉम कोऑपरेशन टू इंक्रीजिंग कंटेंशन डिस्पाइट टेम्पररी डील एंड victories declared by one or both open up opportunities and space for other power. अब ये जो यूएस चाइना का जो बार चल रहा है या जो युद्ध चल रहा है वो हो सकता है लंबा खिंच जाए, इकोनॉमिक जो वॉर चल रही है वो ज़्यादा खिंच जाए, और ये और पावर्स को क्या स्पेस प्रोवाइड करवाएगी. सीधी सी बात ये है. बोथ चाइना एंड यूएस विल लुक टू पुट अदर कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन ऑन बैक बर्नर while they deal with their primary concern the other. ठीक है. अब यूएस और चाइना एक दूसरे को क्या आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो प्राइमरी कंसर्न है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं दूसरों के साथ. दिस इफेक्ट इज ऑलरेडी
perceptible in the Wuhan meeting between the China President Xi Jinping and Mr. Modi in early 2018, an apparent truce and dialing back of rhetoric by both India and China, even though this does not extend a new strategies framework or understanding or to a settlement of outstanding issue। तो जैसे 2018 में जो चाइना और इंडिया ने क्या एक दूसरे से बात की थी, युद्ध विराम टाइप की संधि की थी, फिर उसके बाद में फिर इंडिया और चाइना के कुछ मामूली विदेश मंत्रालयों ने इस हिसाब से वो दिया। तो ये एक ऐसा नहीं है कि ये सेटलमेंट हो जाए इन सबसे पूरे के पूरे इश्यूज का, ऐसा नहीं है। टुडे इंडिया इज मोर डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड देन एवर बिफोर। इंडिया पहले की अपेक्षा आज की डेट में ज़्यादा डिपेंडेंट है पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे। It rely on the world for energy, technology, essential goods like fertilizer, coal, commodity, access of market and capital. When you add new security agenda and the contested global commons in outer and cyberspace and the high seas to India's traditional state-centered security concern, you can see why there is a greater worry or sense of insecurity. अब क्या है, ये सब तो इम्पोर्ट करता ही करता है, लेकिन जब आप सिक्योरिटी के मसले इंक्लूड कर दोगे, साइबर सिक्योरिटी के मसले इंक्लूड कर दोगे, तब आपको पता चलेगा कि इनसिक्योरिटी का कारण क्या है और हमें क्यों चिंता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। इंडियाज़ रिस्क मतलब ये सब पे अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए, आपके युद्ध की सामग्री पे दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए, आपकी पूरी की पूरी जो इंटरनेट वाली ये साइबर सिक्योरिटी पे आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, तो फिर क्या होगा इंडिया का? पूरी की पूरी चाबी है जो इंडिया की, वो दूसरे के देशों के लोग हाथों में चली जाएगी। तो इंडिया रिस्क मिसिंग द वर्स्ट टू बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री if it continue business and policy as usual or try to imitate China's experience in the last 40 years, does not adopt and does not manage an internal social and political churn better। और इंडिया उस बस को मिस कर सकता है अगर वो वैसे ट्रेडिशनली जो काम करता आ रहा है उस पर काम करता रहेगा और इंटरनली उस सब चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेगा, तो वो मिस कर देगा जो कि 40 साल में चाइना ने की हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट दैट इंडिया नीड्स टू मेक कंसर्न इट्स national security structure and their work, introducing flexibility into India's thinking and India's structure for change is the only certainty in life। अब इंडिया को इंटरनली जो सिक्योरिटी कंसर्न है उस पर काम करना चाहिए और ये चेंज ही उस चीज़ को या इंडिया को क्या कर सकती हैं, सस्टेन कर सकती हैं, इंडिया को एक इस ऐसे वर्ल्ड में क्या खड़ा रख सकती हैं, ताकतवर कंट्री के रूप में प्रेषित कर सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। थैंक यू।